नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, सूबे में आज जेवर एयरपोर्ट पर एमओयू साइन किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के निवास से जेवर एयरपोर्ट के संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी की गई थी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेजेंटेशन के बाद सीएम योगी ने कहा, राज्य सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। तो वहीं ये बात भी उन्होंने कही है कि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि 16 से 30 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहा कि ये एक सपना था। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए भी। तो वहीं सीएम योगी ने रोजाना के ही तर्ज पर आज भी जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने अपने आवास पर लोगों की शिकायतें सुनी हैं। शिकायत सुनने के दौरान ही सीएम योगी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं के जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए हैं। आज से उत्तर प्रदेश में कोविड फोकस टेस्टिंग का एक विशेष अभियान का आगाज किया गया है। यह अभियान 10 दिन तक चलने वाला है और इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में फोकस टेस्टिंग की जाएगी। इस दौरान 5 दिन ग्रामीण इलाकों में, 5 दिन शहरी इलाकों में टेस्टिंग होगी। आपको बता दें, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब कोविड फोकस टेस्टिंग अभियान का भी आगाज होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,97,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,33,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 से 125 दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि हम तीसरी लहर को डिफीट कर सके। दूसरी तरफ 10 दिनों की फोकस टेस्टिंग का जिक्र भी सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए पूजा, सही बात है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोरोना के जो संक्रमण घटा है, मरीज भी कम हुए हैं, उसको लेकर लगातार आशंकाएं जो तीसरी लहर की बनी है, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार टेस्टिंग फोकस एक अभियान चला रही है, खासकर 5 दिन शहरी क्षेत्र में और 5 दिन ग्रामीण क्षेत्र में। इस टेस्टिंग अभियान से सबसे बड़ी जो जानकारी है, सबसे जो अच्छी बात है कि जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान हो पाएगी और टेस्टिंग से ही पूजा आज उत्तर प्रदेश अगर अच्छी स्थिति में पहुंचा है, जिस तरीके से कोरोना के संकट नाम मात्र के उत्तर प्रदेश में रह गए हैं, ये टेस्टिंग का ही नतीजा है। सरकार लगातार प्रयास है स्वास्थ्य विभाग का, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग में कहते रहते हैं कि टेस्टिंग ही कोरोना से जीतने का उपाय है। इसी वजह से आज जिस तरीके से 5-5 दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग का अभियान शुरू किया गया है, तो जाहिर सी बात ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को या फिर स्वास्थ्य विभाग को बहुत बड़ा टास्क है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सूबे में मिला है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती कि आखिरकार कैसे कोरोना को डिफीट किया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये फोकस टेस्टिंग। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मलिहाबाद के दौरे पर हैं, जिस दौरान नेता राजेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कलीफ से भी मुलाकात करी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने आम के व्यापार को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मलिहाबाद पहुंचे थे अखिलेश यादव और इस दौरान उन्होंने आम के जरिए खास बात कही है। आम, यहाँ के पेड़ पौधे, फल, यहाँ के जितने भी किसान हैं उसी कारोबार पे पूरा काम करते हैं। इधर कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। दवाइयों में मिलावट, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दवाइयों में मिलावट बढ़ी है। आम को लेकर के जो सरकार को मदद करनी चाहिए, फल पट्टी है तो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। अगर यहाँ के किसान शिकायत लेकर के भी जाते हैं तो उन शिकायतों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही। वहीं कांग्रेस महासचिव यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं, जिस दौरान आज सुबह प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची थी और यहां उन महिलाओं से मुलाकात करी जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवां की रहने वाली अनीता यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। सपा प्रत्याशी हैं अनीता यादव। तो वही मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। अनीता से मुलाकात पर प्रियंका ने कहा कि मैं महिला होने के नाते अनीता से मिलने आई हूं, यहाँ किसी दल के नाते नहीं आई हूं। दूसरी तरफ सपाई क्या कह रहे हैं, सपाई कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती मिलने चली गई, हमने उनको रोका था तो भी वो मिलने के लिए हमारी प्रत्याशी से चली गई, हमारी प्रत्याशी ने भी मिलने से मना किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिला होने के नाते प्रियंका गांधी ने यह जिक्र किया कि वो खड़ी हैं वहां पर, तो क्या कष्ट होना चाहिए सपा को। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी। जब प्रियंका गांधी पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ था, दूसरी तरफ महिला से मिलती भी नजर आई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ शुक्रवार को हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठने को लेकर के उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 3 नामजद लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन 3 नामों के अलावा 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, जबकि प्रियंका के साथ धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति और बिना सूचना दिए धरने पर बैठने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया। तो खीरी के पसगवां में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में अभद्रता पीड़ित महिला प्रत्याशी से मिलने के बाद प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिले। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सबको घेरा। प्रियंका ने कहा, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन लें। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी। उन पर अत्याचार करने वालों को शय देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। पंचायत चुनाव में भाजपा की ओर से की गई हिंसा की शिकार अपनी सभी बहनों, नागरिकों के न्याय के लिए मैं राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिखूंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक जिक्र भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री तक को घेरा। उन्होंने कहा, आपने हाल ही में तारीफ करी थी, इसी बात की तारीफ आपने करी है। पंचायत चुनावों में जीत मिली, लेकिन किस शर्त पर। तो प्रियंका के आक्रामक तेवर सोशल मीडिया पर। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरे, चुनाव लड़े, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गए। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती। इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने।
बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। तो शासन क्यों मौन है, ये सवाल है प्रियंका गांधी का। और इसी सवाल के बाद आक्रामक तेवर और सोशल मीडिया पर ट्वीट भी उन्होंने किया था। लोकसभा चुनाव के बाद जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और जिले के सांसद को उसका अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है। बीते 16 सालों से सोनिया गांधी ही अनुश्रवण समिति दिशा की अध्यक्ष बनाई जाती रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी को दिशा का अध्यक्ष मनोनीत करके बल्कि अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रायबरेली दिशा का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिला प्रशासन के इस कदम से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 38 महीनों से मीटिंग ही नहीं हुई थी इस समिति की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल के अंकुर से हम जानेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। अनिल जी। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जिले इकाई होती है, जिला इकाई की अनुश्रवण समिति, ये गांव के विकास का मामला होता है। इनका अनुश्रवण और समन्वय समिति होती है जो जिला अधिकारी के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार भेजी जाती है। भारत सरकार में ग्राम विकास विभाग इसका जो अध्यक्ष नामित करता है। तो अब की बार लंबे समय से सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई थी और इस बैठक में नहीं आई थी, जिसके कारण बैठक नहीं हो पा रही थी। तो इसको लेकर के तमाम चर्चाएं थी और इसीलिए जिला अधिकारी ने जो रायबरेली का हिस्सा अमेठी था, अमेठी के जो मौजूदा सांसद है स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी को उन्होंने वहां का सदस्य नामित करने का प्रस्ताव केंद्र भेजा था, जिसे वहां उन्होंने स्वीकार कर लिया गया, जिसके नाते उनको अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष उनके बनने के बाद कांग्रेसियों ने काफी निराशा है, काफी उत्तेजना है। वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि स्मृति ईरानी अपना अमेठी जिला नहीं संभाल पा रही है, रायबरेली क्या संभालेंगी। रायबरेली का विकास तो लंबे समय से कांग्रेसी। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अनिल जी कि जिस तरीके से सोनिया गांधी लगातार 16 सालों से अध्यक्ष पद पर काबिज थी, तो 38 महीनों से यहाँ पर मीटिंग क्यों नहीं हुई, विकास उस तरीके से क्यों नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अब ऐसे में इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा राजनीति करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा इस समय आस्था पर भारी कोरोना के सवाल पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यूपी में भोले के भक्त इस साल कांवड़ यात्रा उठाएंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम संख्या में लोगों को कांवड़ यात्रा की इजाजत देने की बात कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद योगी सरकार का ये प्लान कितना काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कांवड़ यात्रा भी यूपी सरकार के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है, ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। देखिए, इस बार भी कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, ये फैसला अब करीब करीब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन करने के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को पुरानी परंपरा के तहत मंजूरी दे दी है। दोनों राज्यों के इस विरोधाभासी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। शुक्रवार को कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई अहम सवाल पूछे हैं। साथ ही यूपी की योगी सरकार को सोमवार तक दोबारा अपने फैसले पर विचार करने के लिए वक्त भी दिया है।
उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कई सवालों के जवाब तलब किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र सरकार कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति कैसे दे सकती है? कोरोना की तीसरी लहर के बीच लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? महामारी के हालातों में लोगों के जीवन के अधिकार पर आंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख सवाल इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे रही है। कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार का भी अलग अलग मत है। केंद्र ने मौजूदा हालातों में कांवड़ियों की आवाजाही को सही नहीं बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को हर हाल में कराना चाहती है, लेकिन अब ये समझना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे माजरा क्या है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव है और कांवड़ यात्रा में छिपी है विधानसभा चुनाव की रणनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए 1200 से ज्यादा शिविर लगते हैं। कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर सहित कई जिलों तक कांवड़िए जाते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में कांवड़ यात्रा के करीबन 900 शिविर लगाए जाते हैं, जबकि सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 350 से ज्यादा शिविर लगाए जाते हैं। कांवड़ यात्रा से वेस्ट यूपी के सभी जिलों से सबसे ज्यादा सैलाब उमड़ता है और किसान आंदोलन ने यूपी सरकार के लिए वेस्ट यूपी को एक चुनौती बना दिया है, जिसको साधने के लिए यूपी सरकार लगातार भरसक कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांवड़ियों के लिए डीजे पर लगे प्रतिबंध पर भी सरकार ने एक्शन लिया और ये प्रतिबंध अब हट चुका है। कांवड़ यात्रा सदियों से कायम आस्था का मुद्दा है। हिंदू समाज में ये कांवड़ यात्रा काफी अहमियत भी रखती है, जिसे योगी सरकार कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराकर आयोजित करवाना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं, धार्मिक आस्था भी नहीं। खैर, अब देखना ये होगा कि आगे आस्था के आवरण में राजनीति साधी जाती है या फिर जीवन को वरीयता दी जाती है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद बोर्ड का भविष्य लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार इस फैसले को इतनी आसानी से वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बोर्ड की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि सरकार की मंशा किसी पर कब्जा करने की नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड के माध्यम से सुविधाएं विकसित करने का जिम्मा सरकार उठाएगी, जिससे सभी को फायदा होगा। बैठक नहीं होगी तब तक हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि समय आपको पता है कोई भी इनकम नहीं हो रही है, तो सारा जो खर्चा है उसको सरकार ही वहन करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कम्बोज देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन पुरोहित इससे कितना संतुष्ट नजर आएंगे? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा इश्यू बन चुका है। चारों धामों के साथ ही इसमें अन्य कई मंदिर इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में जो मंदिरों का संचालन अभी तक करते आ रहे थे वो पंडा पुरोहित समाज था, जो लगातार इस बोर्ड का विरोध कर रहा है। और बीते शाम को जब बोर्ड की बैठक आयोजित की गई तो सबको उम्मीद ये थी कि अब सरकार इसका कोई हल निकालेगी और लगभग 35 दिनों से जो चारों धामों पर एक आंदोलन चल रहा है उनका भी पटाक्षेप होगा। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें साफ कर दिया है कि सरकार अपने फैसले से इतनी आसानी से पीछे हटने के मूड में नहीं है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को साफ कर रहे हैं कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि चारों धामों या किसी भी मंदिर पर कब्जा जमाया जाए। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी वहां पर आने वाली आम जनता है या पंडा पुरोहित या जो भी लोग हैं उनको वहां पर वो सारी सुख सुविधाएं मिल सके जो सरकार दे सकती है। अजीत, इससे इतनी बात तो तय है कि कहीं ना कहीं टेबल टॉक की भी अभी जरूरत बाकी रह जाती है कि तमाम पुरोहित और मुख्यमंत्री दोनों एक टेबल पर बैठे और एक निष्कर्ष पर
पर पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें जो अहित है वो श्रद्धालुओं का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने यमुना कॉलोनी भूड़ गांव की सुशीला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट देकर योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 1 महीने के अंदर सभी 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, तो वहीं अगले 3 से 4 महीने के अंदर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 100% लोगों को कोविड-19 टीकाकरण हो जाएगा। पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो जरूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित